हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं आईसीयू के बारे में। पहली चीज़ तो आईसीयू क्या होता है, आईसीयू में पेशेंट को क्यों रखा जाता है, या थोड़ा और आगे बढ़ के मैं कहूँ तो आईसीयू से पहले वार्ड में ही क्यों रखा जाता है या उससे भी पहले हॉस्पिटल में ही क्यों रखा जाता है। कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को वार्ड में रखना है या आईसीयू में रखना है या सीसीयू में रखना है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। क्या क्या डिफरेंस होता है वार्ड में या आईसीयू में, आईसीयू का पैसा क्यों ज़्यादा होता है या वार्ड का पैसा क्यों कम होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट आईसीयू, सबसे पहले हमको जानना आईसीयू होता क्या है। आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, या कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में इसको आईटीयू भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है इंटेंसिव थेरेपी यूनिट। कहने का मतलब कि जिसके अंदर बहुत एग्रेसिव या बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी आवर काउंट्स। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जिन पेशेंट्स को आईसीयू में रखा जाता है, क्या उनको वार्ड में भी रख के ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। पहले मैं बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ आईसीयू, पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि पेशेंट को हॉस्पिटल में ही क्यों रखा जाता है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको कि मुंह से हम दवाई नहीं खिला सकते, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जैसे सपोज किसी पेशेंट को सिंपल लूज मोशन हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, उसको हम कुछ भी मेडिसिन टैबलेट कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो पेशेंट वॉमिट कर दे रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमको हमेशा आईवी कैन्यूला लगा के, मतलब वेंस के थ्रू, नसों के थ्रू हमको मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है, जो कि घर पे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स को हमको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इसी तरीके से कोई पेशेंट, जैसे मैंने अभी लूज़ मोशन का एग्जांपल दिया, इसी को अगर हम आगे लेके चलें तो लूज़ मोशन की वजह से काफ़ी, या वॉमिटिंग की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड की काफ़ी कमी हो जाती है। और क्योंकि पेशेंट वॉमिट कर देता है बार बार, तो आप उसको जितना भी पानी पिलाएंगे या जितना भी ग्लूकोज पिलाएंगे तो वापस वॉमिटिंग कर देगा। तो उस फ्लूइड को रिप्लेनिश करने के लिए, उस फ्लूइड को वापस बॉडी में पहुंचाने के लिए भी हमको पेशेंट के नसों में फ्लूइड देना होता है, या आईवी फ्लूइड देना होता है, जो कि घर के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स को हमको हॉस्पिटल में एडमिट करके ही वो फ्लूइड या मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक जो भी देना है, हमको वो नसों के थ्रू ही देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको पेशेंट को भर्ती करना ही पड़ेगा हॉस्पिटल में ना। अब बात आती है कि इनको हमको वार्ड में भर्ती करना है या आईसीयू में भर्ती करना है। एक इसके अंदर आईसीयू और वार्ड के बीच में एक कुछ हॉस्पिटल्स में स्टेप डाउन यूनिट होती है, जिसको एचडीयू बोला जाता है, दैट इज़ हाई डिपेंडेंसी यूनिट। यानी कि उसके अंदर आईसीयू से थोड़ी कम फैसिलिटी होती है, बट डेफिनेटली वार्ड से थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। तो हॉस्पिटल में भर्ती करना, ये हमको समझ में आ गया कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना ही पड़ेगा। बट क्या इनको वार्ड में भर्ती करना है, क्या आईसीयू में भर्ती करना है या एचडीयू में भर्ती करना है, तो नॉर्मली ये डिसीजन आप लोगों का नहीं होता। आप लोगों से मतलब कि पेशेंट्स का या पेशेंट फैमिली मेम्बर्स का डिसीजन नहीं होता। ये नॉर्मली डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या जो भी ओपीडी में आपको जो डॉक्टर देखते हैं, वो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि आपको एचडीयू में भर्ती करना है या आईसीयू में करना है या वार्ड में करना है। ना जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि वार्ड का खर्चा और आईसीयू का खर्चा ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो जाता है। सपोज़ किसी पेशेंट को वार्ड में एडमिट करने का खर्चा, अगर मैं केवल बेड चार्ज की ही बात करूं तो सपोज़ 1500 या 1000 रुपीज़ है, तो उसी पेशेंट को अगर आप आईसीयू में भर्ती करते हैं तो प्रोबेबली उसका बेड चार्ज 5000 रुपीज़ पर डे हो जाएगा। और नॉट ओनली बेड चार्ज, इसके अंदर खर्चा डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसका केवल बेड चार्ज ही 2 गुना या 3 गुना हो गया, उसकी बाकी मेडिसिन, उसका ओवरऑल खर्चा, मतलब अगर आप कंपेयर करें तो कई बार 10 गुना तक भी बढ़ सकता है। ऐसा क्यों होता है, तो यही समझाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो मैंने बताया कि किस पेशेंट को भर्ती करना चाहिए, वार्ड में या आईसीयू या एचडीयू में। ना हम ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं,
अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो कि नॉर्मली खा पी सकता है, थोड़ा बहुत चल फिर भी सकता है, ऐसे सभी पेशेंट्स को हम लोग वार्ड में एडमिट करते हैं जिनकी लाइफ को कोई इमीडिएट थ्रेट या इमीडिएट रिस्क नहीं है, और हमको उम्मीद भी नहीं है उसको कि ऐसा फ्यूचर में या नेक्स्ट 2-4 घंटे में या नेक्स्ट 1-2 दिन में होने की उम्मीद भी नहीं है। हमको उम्मीद है कि उस पेशेंट्स को हम मेडिसिन देंगे आईवी, और उसको फ्लूइड लगाएंगे आईवी, और उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाएगा। तो ऐसे सभी पेशेंट्स को हम लोग वार्ड में भर्ती करते हैं। दूसरे कोई भी पेशेंट जो कि इलेक्टिव सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, जिसको जो कि अदरवाइज हेल्दी पेशेंट है बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम कोई इसका ऑपरेशन होना है और उसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, जिसको कि प्रोबेबली जैसे शाम को उसका ऑपरेशन होना है या कल सुबह उसका ऑपरेशन होना है, तो उसको जस्ट रेगुलर मेडिकेशन देंगे और उसके बाद ऑपरेशन होगा और दोबारा ऑपरेशन के बाद वो वार्ड में आ जाएगा। ऐसे भी पेशेंट्स को हम वार्ड में रख सकते हैं। नाउ मैं पहले बात करूँगा आईसीयू में हम लोग किस पेशेंट्स को भर्ती करते हैं, एंड देन आई विल कम टू एचडीयू। नाउ आईसीयू में हम उन सभी पेशेंट्स को भर्ती करते हैं जिनको हमको लगता है कि वाइटल ऑर्गन्स के अंदर जिनके प्रॉब्लम हो रही है अभी या होने की उम्मीद है। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब होता है आपका ब्रेन, लंग, हार्ट, कुछ केसेस में किडनी, और काफ़ी कम केसेस में कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डायलिसिस पेशेंट्स, ऐसे भी पेशेंट्स को आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेरे एक वीडियो में बताया कि इंसान अगर ज़िंदा है तो नॉर्मली हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यस हाँ कि ये ज़िंदा है और ये मरा हुआ है। तो उसके लिए आपके 3 वाइटल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका पेशेंट का ब्रेन काम करना चाहिए, पेशेंट्स के लंग्स काम करने चाहिए, मतलब पेशेंट सांस लेता हुआ होना चाहिए, पेशेंट का हार्ट काम करना चाहिए, मतलब पेशेंट का बीपी पल्स वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए, दिल की धड़कन ठीक ठाक चलनी चाहिए। सपोज़ कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब कि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को हमको आईसीयू में रखना पड़ेगा। किसी पेशेंट्स के लंग्स में प्रॉब्लम है, कहने का मतलब कि पेशेंट सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है या बहुत जल्दी सांस ले रहा है या ऑक्सीजन की मात्रा उसकी बॉडी में कम है, ऐसे सभी पेशेंट्स को हमको आईसीयू में रखना पड़ेगा, क्योंकि वेंटिलेटर ऐसे पेशेंट्स में जो यूज़ किया जाता है वो उसकी फैसिलिटी केवल आईसीयू में ही होती है। थर्ड थिंग, कोई पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हुआ है या जिसको पेसमेकर लगाने की ज़रूरत है, जिसका कार्डियक रिदम गड़बड़ है, तो ऐसे सभी पेशेंट्स को भी हमको आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। फोर्थ थिंग, जैसा मैंने बताया कुछ केसेस में डायलिसिस पेशेंट, हालांकि डायलिसिस एक बार स्टार्ट होने के बाद काफ़ी पेशेंट नॉर्मल रूटीन लाइफ अपनी जीते हैं, बट इन स्टार्टिंग किसी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, किसी पेशेंट का पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे सभी पेशेंट्स को भी हमको आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। ब्रेन के बारे में और 2-3 पेशेंट जो जिनको स्ट्रोक हुआ है, हेमरेज हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, ऐसे सभी पेशेंट्स को हमको आईसीयू में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर सिचुएशन कैन चेंज, और ये इन लोगों को हमेशा एक लाइफ रिस्क बना ही रहता है। नाउ जो थर्ड थिंग मैं आपको डिफरेंस अबाउट आईसीयू और वार्ड के बारे में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों आईसीयू में पैसा ज़्यादा होता है, तो पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर अवेलेबल होते हैं जो कि वार्ड में नहीं होते। आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन कंटिन्यूस सप्लाई, सक्शन वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग जिसमें बीपी, पल्स, सैचुरेशन, ये सभी हम लोग एवरी 5 मिनट्स, एवरी 3 मिनट्स और सम टाइम एवरी मिनट ऑल्सो वी कैन चेक। देन आईसीयू के अंदर जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस होती हैं वो बिल्कुल इन द प्रीमाइसेस, मीन्स इन द आईसीयू ही अवेलेबल होती है, आपको बार बार इंडेंट करना या भागना दौड़ना उसके लिए नहीं पड़ता। मोर इम्पोर्टेंटली आईसीयू के अंदर कंटिन्यूसली 24 आवर्स डॉक्टर वहीं पे आईसीयू में ही अवेलेबल होता है, जो कि आपके पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करता है, जो कि कोई भी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए स्टेप उठा सकता है और उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो ये जो इतने सारे गैजेट्स हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर्स की जो फीस होती है जो कि 24/7 वहाँ पे काम करते हैं, तो इसी वजह से आईसीयू की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, मीन्स चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नॉट ओनली दिस, जो आईसीयू में वही पेशेंट एडमिट होते हैं जो बहुत सिक हैं, तो क्योंकि वो बहुत सिक हैं तो इसके लिए उनकी जो मेडिकेशंस जो चलती है वो भी काफ़ी सारी मेडिकेशंस चलती हैं और काफ़ी महंगी मेडिकेशंस चलती हैं।
जो कि लाइफ सेव करने के लिए ज़रूरी है। तो ये अलग से इसकी कॉस्ट बढ़ा देता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आईसीयू के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक पेशेंट जो उसको 1-2 मेडिसिन की ज़रूरत है उनको तो आप एडमिट नहीं करेंगे, वो तो वार्ड में भी ट्रीट हो सकता है। लेकिन जिनकी कंडीशन ऑलरेडी क्रिटिकल है उन्हीं को आप लोग आईसीयू में भर्ती करते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके आईसीयू की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। नाउ हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो मैंने बताया कि आईसीयू और वार्ड के बीच में एक जो मिडिल एक जगह होती है जिसको एचडीयू बोला जाता है, उसके अंदर हम कौन से पेशेंट्स को रखते हैं या किस पेशेंट्स को रखा जा सकता है। तो नॉर्मली जो पेशेंट आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट होने वाले होते हैं, जो कि कभी वेंटिलेटर पे थे बट अभी बाहर हैं, बट अभी वो वार्ड में भेजने लायक भी नहीं है, उनको सपोज ऑक्सीजन लगेगा, थोड़ी कम अमाउंट में लगेगा, उनको हम एचडीयू में शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको कार्डियक अटैक हुआ था या हार्ट अटैक हुआ था, अभी वो रिकवर कर रहे हैं, बट रिकवर करने के बाद भी अभी वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि उनको बिल्कुल अनमॉनिटर्ड छोड़ा जा सके या वार्ड में भेजा सके, उनको हम एचडीयू में रखते हैं। या कहने का मतलब कि जो भी पेशेंट को हम प्लान कर रहे हैं कि वार्ड में हम रख सकते हैं, बट इट इज़ टू अर्ली टू सेंड देम टू वार्ड, तो इसलिए हम उनको 1-2 दिन एचडीयू में रखें एंड देन अगेन आफ्टर 1-2 दिन के बाद हम उनको आईसीयू में वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि आईसीयू या वार्ड या एचडीयू में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में मैं आईसीयू की ही बात करने वाला हूँ। अगर आप आईसीयू से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।